आज का विषय है शिक्षा। एक ऐसा टॉपिक जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। ज्यादातर लोगों के लिए स्कूल का मतलब था क्लास में बैठना, टीचर को सुनना और बस नोट्स बनाना। हाँ, और फिर इम्तिहान के लिए सब कुछ रट लेना। पर क्या जानकारी को दिमाग में भरने का यही सबसे अच्छा तरीका है? यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, हमारे हाथ शिवा नारायण का एक रिसर्च लेख लगा है, 4 पिलर्स ऑफ स्टूडेंट एक्सीलेंस, और ये लेख शिक्षा को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। अच्छा। हाँ, जिसे ये ज्ञान हस्तांतरण या नॉलेज ट्रांसफर कहता है। यहाँ फोकस पढ़ाने पर नहीं बल्कि सीखने पर है, और उस ज्ञान को छात्र के दिमाग में मतलब एक मजबूत, इस्तेमाल करने लायक टूल की तरह स्थापित करने पर। बिल्कुल। मैंने देखा इस लेख में लर्नोग्राफी और ब्रेन पेज थ्योरी जैसे कुछ नए काफी दिलचस्प शब्द भी हैं। तो आज हमारा मिशन है कि हम इन आइडियाज की गहराई में उतरें। सही। हम ये समझेंगे कि अकादमिक उत्कृष्टता के वो 4 स्तंभ क्या हैं और कैसे एक डू इट योरसेल्फ एटीट्यूड यानी DIY छात्रों को सिर्फ सीखने वाला नहीं बल्कि एक कर्ता बना सकता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पारंपरिक मॉडल से कितना अलग है। ट्रेडिशनल एजुकेशन इस बात पर ध्यान देती है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस, विषय, तथ्य। ये मॉडल इस बात पर फोकस करता है कि कैसे सीखा जा रहा है। लेख में ब्रेन पेज का एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। ब्रेन पेज? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे आपके दिमाग में किसी विषय के लिए एक ऐप है। ये एक मेंटल मॉडल है जिसे छात्र जानकारी को ऑर्गेनाइज करने और फिर उसे असल दुनिया में लागू करने के लिए बनाते हैं। मतलब ज्यादातर स्कूल हमें बस कोड का ढेर दे देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐप अपने आप बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। स्रोत में छात्र उत्कृष्टता के एक आर्किटेक्चर की बात की गई है जो 4 स्तंभों पर टिका है। ये क्या है और ये काम कैसे करते हैं? देखिए, ये 4 स्तंभ किसी भी चीज में महारत हासिल करने का एक तरह से यूनिवर्सल रास्ता दिखाते हैं, चाहे वो कोडिंग हो, खाना बनाना हो या फिजिक्स। अच्छा। इसे समझने के लिए चलिए एक डिश पकाने का उदाहरण लेते हैं। पहला स्तंभ है ज्ञान, नॉलेज। हाँ, ये बस रेसिपी है, सामग्री की लिस्ट और उसे बनाने के स्टेप्स। ये अरो डेटा है, कच्ची जानकारी। मतलब 2 कप आटा, 1 चम्मच नमक, 200 डिग्री पर बेक करें, बस निर्देश। हमारे स्कूल सिस्टम का ज्यादातर हिस्सा तो यहीं रुक जाता है ना? बिल्कुल, यहीं रुक जाता है। लेकिन असली सीखना इसके बाद शुरू होता है। दूसरा स्तंभ है समझ। समझ। यहाँ आप ये जानते हैं कि रेसिपी क्यों काम करती है, उबलते पानी में नमक क्यों डाला जाता है, या फिर मांस को पकाने से पहले तेज आंच पर क्यों भूना जाता है ताकि वो रसदार रहे। ये सिर्फ निर्देशों का पालन करने और उन निर्देशों के पीछे के विज्ञान को समझने के बीच का अंतर है। ये तो एक कुक और एक शेफ के बीच का अंतर हो गया। हाँ, कह सकती हैं। एक केवल निर्देशों का पालन करता है, दूसरा सिद्धांतों को समझता है। तो पहले 2 स्तंभ हुए, ज्ञान और समझ। और मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली लगभग इन्हीं पर केंद्रित है। हाँ। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम तीसरे स्तंभ पर जाने की कोशिश करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तीसरा स्तंभ है अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। यहाँ आप असल में अपने हाथ गंदे करते हैं। आप वास्तव में उस डिश को पकाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आप पहली बार में उसे जला दें। ये वो स्टेज है जहाँ सीखना मोटर चालित और प्रदर्शन उन्मुख हो जाता है। आप ज्ञान और समझ का उपयोग एक असली काम को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। 1 मिनट, तो अगर अनुप्रयोग प्रोसेसरल मेमोरी को सक्रिय करता है तो ये बताता है कि आप किताब से बाइक चलाना क्यों नहीं सीख सकते। एग्जैक्टली। आपके मस्तिष्क के कैसे करें वाले सर्किट तभी काम करते हैं जब आप वास्तव में कुछ कर रहे होते हैं। ये तो क्लासरूम के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार है। एकदम सही। और यही महारत की ओर ले जाता है, जो हमारा चौथा और अंतिम स्तंभ है, क्षमता, एबिलिटी। आपने इतनी बार अभ्यास किया है कि अब आपको रेसिपी की जरूरत नहीं है। आप आत्मविश्वास से डिश बना सकते हैं और शायद उसमें सुधार भी कर सकते हैं, नई सामग्री जोड़ सकते हैं। ये सिर्फ अकादमिक निपुणता नहीं है, ये एक व्यवहारिक कौशल है। ये वो पॉइंट है जहां ज्ञान वास्तव में आपका हो जाता है। हाँ। तो ये पूरा मॉडल जानकारी इकट्ठा करने से शुरू होकर एक व्यावहारिक कौशल बनने तक की यात्रा है। ये उस रटने वाली शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है जहां परीक्षा के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो ज्ञान कभी भी क्षमता के स्तर तक पहुंचा ही नहीं। सही बात है। यह सीखने को एक एक्टिव कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के रूप में देखता है, न कि एक पैसिव प्रोसेस के रूप में। तो अगर ये ब्लूप्रिंट है तो इसे बनाने के लिए टूल्स क्या हैं? लेख में DIY यानी डू इट योरसेल्फ एटीट्यूड का उल्लेख है,
ये तो आमतौर पर घर की मरम्मत या क्राफ्टिंग से जुड़ा एक शब्द है। हाँ, शिक्षा में इसका क्या मतलब है? यहाँ इसका बहुत गहरा अर्थ है। DIY आत्मनिर्भरता का सिद्धांत है। मतलब विशेषज्ञों पर निर्भर रहने के बजाय खुद काम करना। ठीक है। शिक्षा के संदर्भ में इसका मतलब है कि छात्र सीखने के लिए पूरी तरह से शिक्षकों पर निर्भर न रहें, वे खुद पहल करें। लेख में एक बेहतरीन लाइन है, शिक्षक कक्षा में सीखने के हस्तांतरण में प्रोफेशनल है, लेकिन पूर्व प्रशिक्षित शिक्षार्थी पुस्तक से मस्तिष्क में ज्ञान हस्तांतरण में DIY प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मतलब छात्र सीधे किताबों से ज्ञान लेकर अपने मेंटल मॉडल यानी ब्रेन पेज बना सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो DIY एक फिलॉसफी है कि छात्र जिम्मेदारी ले, लेकिन एक फिलॉसफी को एक तरीके की भी जरूरत होती है। क्या लेख कोई प्रैक्टिकल ढांचा देता है कि छात्र वास्तव में ऐसा कैसे करते हैं? इसमें गोटो का भी उल्लेख है। हाँ, यहीं पर गोटो आता है, जिसका मतलब है गोल ओरिएंटेड टास्क ऑपरेशन। अगर DIY मानसिकता है तो गोटो एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान। हाँ, ये सिर्फ अध्याय 4 के सवाल हल करो जैसा नहीं है। ये कुछ इस तरह होगा, एक छोटी गुलेल बनाओ जो एक कंचे को 3 फीट तक फेंक सके। अच्छा। ये एक लक्ष्य उन्मुख कार्य है जो छात्र को उत्तोलन, प्रक्षेप वक्र और बल के सिद्धांतों को लागू करने के लिए मजबूर करता है। ये सिर्फ पाठ्यपुस्तक की समस्याओं को हल करने की तुलना में एक बहुत मजबूत ब्रेन पेज बनाता है। तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। अगर हम उस ब्रेन पेज के बारे में सोचें जिसके बारे में आपने शुरू में बात की थी, दिमाग में वो ऐप, तो ये सभी टुकड़े एक साथ कैसे फिट होते हैं? ये एक बेहतरीन तरीका है इसे देखने का। सोचिए, ब्रेन पेज आपके फोन पर एक ऐप की तरह है। ठीक है। ज्ञान, नॉलेज वो रॉ कोड है जो आपको किताब पढ़ने से मिलता है। समझ, अंडरस्टैंडिंग उस कोड को कंपाइल करने जैसा है, ये सुनिश्चित करना कि उसमें कोई एरर ना हो। ओके। लेकिन केवल जब आप GOT जैसे कार्य के माध्यम से अनुप्रयोग करते हैं तो ये आपके मानसिक होम स्क्रीन पर एक फंक्शनल ऐप बन जाता है, ये इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादातर स्कूल सिर्फ कोड का ढेर दे देते हैं और एप्लीकेशन वाला स्टेप छोड़ देते हैं। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि ऐप खुद बन जाएंगे। ये सब सिद्धांत में बहुत अच्छा लगता है, पर स्रोत हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की कुछ तीखी आलोचना भी करता है कि वो ऐसा करने में विफल क्यों रहती है। हाँ, और इन आलोचनाओं को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इस नए मॉडल की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। सबसे पहली और बड़ी आलोचना ये है कि हमारी शिक्षा प्रणाली छात्रों को मोटर ज्ञान कौशल मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सिखाती है। प्रैक्टिकल स्किल्स? हाँ, लेखक का कहना है कि हम अपने बच्चों को जीवन के बुनियादी काम करना नहीं सिखाते। ये तो सच है। मुझे मेरा पहला अपार्टमेंट याद है। मेरे पास साहित्य में PhD थी, लेकिन मैं एक टपकता हुआ नल ठीक नहीं कर सकता था। मुझे एक प्लम्बर को बुलाना पड़ा जिसने शायद हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था, लेकिन उसके पास वास्तविक क्षमता थी। शिक्षा वाकई बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। बिल्कुल। स्रोत का तर्क है कि हमारी शिक्षा युवाओं को या तो बेरोजगार बनाती है या फिर क्लर्क, नौकरशाह या सेल्समैन जैसे सेरिब्रल यानी दिमागी काम करने वाले किरदारों के लिए तैयार करती है, न कि ऐसे लोगों के लिए जो अपने हाथों से कुछ बना सकें या कर सकें। सही। और शिक्षण पेशे के बारे में भी कुछ कठोर टिप्पणियां हैं। अच्छा। हाँ, लेखक शिक्षण पेशे से जुड़ी समस्याओं पर भी ध्यान आकर्षित करती हैं। पहला, शिक्षकों का वेतन बहुत कम है, जिसे लेख में क्लर्कों के बराबर बताया गया है। इस वजह से कई शिक्षक निराश और अरुचिकर हो जाते हैं और उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पार्ट टाइम काम करना पड़ता है। और दूसरा, समाज में शिक्षण पेशे को वो सम्मान नहीं मिलता जो डॉक्टरों या इंजीनियरों जैसे पेशों को मिलता है। यहाँ ये साफ करना महत्वपूर्ण है कि ये विचार स्रोत के लेखक के हैं। हम केवल यहाँ दी गई जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं और इन दावों का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा काम स्रोत में दिए गए तर्कों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना है ताकि श्रोता अपना निष्कर्ष खुद निकाल सके। तो अगर पुरानी वास्तुकला त्रुटिपूर्ण है तो स्रोत क्या नया ब्लूप्रिंट सुझाता है? इन समस्याओं का समाधान क्या है? समाधान भी उतने ही दिलचस्प हैं जितनी समस्याएं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण बदलाव शिक्षक की भूमिका में है। स्रोत के अनुसार शिक्षकों को केवल कंटेंट देने वाले या कंटेंट डिलीवरर से आगे बढ़कर लर्निंग आर्किटेक्ट या लर्निंग ट्रांसफर फैसिलिटेटर बनना होगा। एक लर्निंग आर्किटेक्ट, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मंगलवार की सुबह एक कक्षा में वो असल में क्या करता है? मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि सीखने का माहौल बनाना। एकदम सही।
वे एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां छात्र DIY मानसिकता के साथ खुद सीख सकें। वो एक कोच की तरह हो जाते हैं जो छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में गाइड करते हैं, न कि केवल जानकारी देते हैं। अच्छा। वे प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, टीमों को व्यवस्थित करते हैं और जब कोई फंस जाता है तो मदद करते हैं। दूसरा समाधान मिनिएचर स्कूल मॉडल का है। मिनिएचर स्कूल मॉडल, क्या हम छात्रों के एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए छोटी छोटी कंपनियां बनाने की बात कर रहे हैं? एक CEO है, दूसरा लीड इंजीनियर। बिल्कुल। एक शिक्षक को घूरते हुए 30 छात्रों के बजाय आपके पास 5 की 6 टीमें हो सकती हैं जो एक टास्क पर काम कर रही हैं। एक छात्र प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, दूसरा रिसर्च लीड, और शिक्षक एक सलाहकार बन जाता है। हाँ, जो टीमों के बीच घूमता है, समस्याओं को दूर करता है। सीखना छात्रों के बीच खुद होता है, जिसे पीयर टू पीयर लर्निंग कहते हैं। जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो आपकी अपनी समझ भी गहरी होती है। और ये सब बुक टू ब्रेन लर्निंग की अवधारणा से जुड़ता है, जहां उद्देश्य सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाटना है। हाँ, जहां ज्ञान सीधे किताबों से छात्र के मस्तिष्क में बने फंक्शनल मॉड्यूल या ब्रेन पेज में स्थानांतरित होता है। शिक्षक वास्तुकार है, GOT उपकरण है और छात्र निर्माता है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि सच्ची शिक्षा केवल जानकारी जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि 4 स्तंभों ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और क्षमता के माध्यम से उस जानकारी को महारत में बदलने के बारे में है। बिल्कुल। और जो बात यहाँ सबसे आकर्षक है वो ये है कि लर्नोग्राफी और DIA जैसे दृष्टिकोण छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं से सक्रियकर्ताओं में बदलने की क्षमता रखते हैं। यह शिक्षा को कुछ ऐसा बनाता है जो आप करते हैं, न कि कुछ ऐसा जो आपके साथ होता है। यह सीखने की पूरी जिम्मेदारी छात्र के हाथों में सौंपता है। और मैं इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगा जो सीधे स्रोत से आता है। लेखक ने एक बहुत ही रोचक बात कही है कि DIY से हम जो पैसा बचाते हैं, जैसे प्लम्बर को काम पर रखने के बजाय खुद नल ठीक करना, हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक बिंदु है। उसे वित्तीय रूप से बढ़ने के लिए निवेश किया जा सकता है। ये शिक्षा को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, यदि शिक्षा का उद्देश्य हमें जीवन के लिए तैयार करना है तो उसे पारंपरिक करियर पथ से हटकर व्यावहारिक और वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए किस हद तक तैयार करना चाहिए? क्या स्कूलों को केवल एकेडमिक विषय पढ़ाने चाहिए या उन्हें व्यक्तिगत वित्त, निवेश और व्यावहारिक जीवन कौशल भी सिखाना चाहिए? इस पर सोचने के लिए आपको छोड़ जाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे।